नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 6 स्थायी जीवन की शुरुआत की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव जो था वो पहले किस तरह रहता था, तो शिकारी की तरह, मतलब आदिवासी की तरह, कि उसके रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे मानव के जीवन में क्या आया, परिवर्तन आया और उसने स्थायी जीवन की शुरुआत की। स्थायी जीवन की शुरुआत अर्थात कि एक ही जगह पर रहकर जीवन व्यतीत करना। तो बच्चों, इसमें जो है गोमटू और उसका परिवार, मतलब उसकी कहानी दी गई है। तो गोमटू की पहले पढ़ते हैं। तो लगभग 12,000 वर्ष पहले की एक सुहावनी सुबह आप चित्र में देख सकते हैं। गोमटू नामक एक तरुण अपने कबीले के पुरुषों के साथ शिकार पर जाने की तैयारी कर रहा है। शिकार पर जाने के लिए उसके मन में खूब उत्साह है। उसने एक नुकीला पत्थर लता की मदद से एक मजबूत लकड़ी में बांधकर अपना हथियार बनाया है। आप देख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। ये देखो, लकड़ी बांधा हुआ है और कोई एक नुकीला पदार्थ है जिसको लकड़ी के सहारे उसने बांधा हुआ है। ये औजार का उपयोग वो कहाँ करेगा, तो शिकार करने के लिए करेगा बच्चों। उसका प्रिय कुत्ता गुलू हर रोज शिकार पर जाता ही है। वह गुलू आज उसके साथ है, इसलिए गोमटू को ज़्यादा बल है। मतलब कभी काल प्रश्न पूछा था कि गोमटू का जो कुत्ता था उसका क्या नाम था, तो गुलू। और जो गुलू था वो रोज जो है गोमटू के साथ शिकार पर जाता था और जिसके कारण गोमटू का जो बल है वो ज़्यादा था। आज उनकी टोली ने कल से अलग दिशा में जाने का निश्चय किया। यूं भी गोमटू की टोली को शिकार के लिए प्रतिदिन भटकना तो पड़ता ही है, क्योंकि घर जैसा उनके पास कुछ है ही नहीं। मतलब कि बच्चों कि क्या करते थे पहले ज़माने में आदि मानव, तो इधर उधर भटकते थे। क्यों भटकते थे, तो शिकार के लिए, और उनको रोज़ भटकना पड़ता था क्योंकि उनके पास घर जैसा कुछ भी नहीं था। साथ ही मौसम तथा ऋतु के अनुसार उनके रहने की जगह भी बदलनी पड़ती थी। निवास स्थान के रूप में वे अधिकतर गुफा को पसंद करते थे। शिकार को आग से सेक कर या भून कर सभी साथ मिलकर भोजन करते थे। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए वे गुफा के अलावा आग का भी सहारा लेते थे। शिकार से प्राप्त मांस के अलावा वे फल और कंदमूल भी खाते थे। एकमात्र आहार की ही आवश्यकता ही उनके भटकते रहने का कारण था। तो बच्चों, उनके भटकने का कारण क्या था उस समय, तो आहार की आवश्यकता। आहार के लिए वो इधर से उधर भटकते रहते थे। रास्ते पर जाते समय बगल की झाड़ी के पीछे हुई हलचल ने पूरी टोली को सतर्क कर दिया। सभी दबे पांव चारों ओर से शिकार को घेरने लगे। एक सनसनाटे प्रहार ने शिकार को हक्का बक्का कर दिया। वह अपने बचाव में कुछ करे या भागे, उसके पहले तो गोमटू और टोली शिकार पर टूट पड़े। पूरी टोली के प्रहार से प्राणी निष्प्राण हुआ। भाग्यवश आज शिकार भी बड़ा था, इसलिए आज सबको भरपेट भोजन मिलने वाला था। शिकार लेकर सभी खुशी खुशी डेरे पर लौटे। मतलब कि वो लोग शिकार के लिए भटक रहे थे, कौन, गोमटू और उसकी टोली, और आज उनको जो था वो बड़ा शिकार मिला था और सबको जो है भरपेट भोजन मिलने वाला था, इसलिए वो शिकार लेकर खुशी खुशी टोली पर लौट गए, डेरे पर। उसके बाद जोमा और उसका परिवार, ये जो आपने आगे पढ़ा बच्चों, ये गोमटू का परिवार था। अब जोमा का परिवार जो है उसके बारे में आपको पढ़ने का है। तो कई हजार वर्ष बाद की एक और सुबह, मतलब वो पहले की सुबह, वो सुबह कब की थी, तो वो सुबह जो थी बच्चों वो 12,000 वर्ष पहले, मतलब उसके और बाद दूसरी सुबह जो हुई वो जोमा और उसका परिवार, मतलब कई हजार वर्ष बाद। और एक सुबह एक छोटा सा कस्बा। जोमा झोपड़ी के बाहर चूल्हे पर रखी हांडी को ताकते हुए बैठा है। हांडी का ध्यान रखने के बजाय तापने में उसे अधिक मजा आ रहा है। सुबह की खुशनुमा ताजगी के बीच कस्बे में चहल पहल शुरू हो चुकी है। बाड़े में कुछ औरतें गाय बकरी दूध दूह रही हैं। कुछ पुरुष हंसिया
जैसे औजारों की धार पत्थर पर रगड़कर तेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में तैयार होने वाली फसल की कटाई के लिए उनकी ज़रूरत होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने जाना कि गोमटू का जो परिवार था, उसका परिवार उस समय की सुबह कैसी थी, तो टोले में जो है वो सभी लोग रहते थे और शिकार के लिए वो औजार बनाते थे। लेकिन यहाँ पर जब वर्षों बाद देखा जाए तो उसमें कई परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे कि औरतें जो हैं वो गाय भैंस बकरियां पाल रही हैं और उनका दूध दूह रही हैं। पुरुष औजार बना रहे हैं, जो औजार जो है वो रगड़ कर उसको तेज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि फसल की कटाई बुनाई हो सके। जबकि कुछ आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, दूसरे आदमी सूखने के लिए रखे गए बर्तनों की जांच कर रहे हैं। जोमा का भाई दकू इस समय तैयार फसल को चुगने आने वाले पक्षियों को भगाने में लगा है। कोई बकरियों को चराने जा रहे हैं। मतलब कि बच्चों, देखा जाए तो एक तरह का लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। जोमा के पिता कबीले के मुखिया थे, इसलिए उसकी झोपड़ी ऐसी सभी प्रवृत्तियों का केंद्र होती थी। दूध की हांडी को अंदर रखते हुए एक औरत ने जोमा को पुकारा। गायों को पानी पिलाने के लिए नदी तक ले जाने में मदद के लिए जोमा को अपने साथ लिया। जोमा का तो यह प्रिय काम था। गाय पानी पी रही हो, उस समय नदी का पानी छपछपाने में उसे अनोखा आनंद मिलता था। कुछ स्त्रियां झोपड़ी में बने गड्ढे की माटी से लिपाई करके उसे अनाज रखने का कोठार बना रही है। मतलब कि बच्चों, यहाँ पर देखोगे तो इस समय में जो है लोग घर बनाना शुरू कर दिए हैं। और पहले क्या था, तो लोग गुफा में रहते थे और गुफा के आगे शिकारी जंगली जानवरों से बचने के लिए क्या करते थे, आग जलाते थे। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा कि इसमें झोपड़ी बना रहे हैं, झोपड़ी में जो है उसकी लिपाई कर रहे हैं मट्टी से। क्यों? ताकि उसमें जो है अनाज का वो लोग संग्रह कर सकें। जबकि कुछ स्त्रियां टोकरी बुनने में लगी हुई हैं। इस तरह पूरे कबीले में नई फसल के स्वागत की जोरदार तैयारी चली है और सभी उसमें जुड़े हुए हैं। अंधेरा धीरे धीरे कस्बे में उतरने लगा। पशुओं को बाड़े में हाँक कर फटकी बंद कर दी गई। पक्षियों के कलरव के साथ बच्चों की कुलबुलाहट भी थम गई। इस समय सभी टोली में बैठकर दादाजी की बातें सुन रहे हैं। दादाजी की बातें, कभी बकरी की बेबे, पत्थर की खड़न में अनाज पीसती हुई स्त्रियों की आवाज़, अलाव में जलती लकड़ियों की तड़तड़ाहट के सिवा सर्वत्र नीरव शांति व्याप्त थी। आपने पिछले 12,000 वर्षों पर एक नज़र डाली। उस समय के लोगों तथा उसके 7,000 वर्ष के लोगों के रहन सहन की झांकी देखी। तो बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कि दोनों में कितना फर्क है। अब जो है इधर तुमको ये कोष्टक भरना है कि गोमटू के समय में और जोमा के समय में और वर्तमान समय में क्या अंतर है। तो आहार, लोगों की प्रवृत्तियाँ, औजार, पालतू पशु इत्यादि बातें नीचे दिए गए कोष्टक में लिखी है। तो जैसे गोमटू के समय में आहार क्या था, तो बच्चों कंदमूल और क्या था, फल और मांस था। ठीक है। और जोमा के समय में तो बच्चों लोग पकाकर बनाते थे, फसल जो है तैयार करते थे खेतों में और पका के बनाते थे। और वर्तमान समय में क्या है बच्चों, तो वर्तमान समय में हम उससे अधिक करते हैं कि जैसे कि फसल हो, जैसे कि हमने गेहूं की बुआई की, तो गेहूं की बुआई करके हम उसमें से रोटियां भी बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं, बिस्किट भी बनाते हैं। इस समय तो जो वस्तुएं जैसे जैसे बनाते थे वो आपको यहाँ लिखना है। प्रवृत्तियाँ, तो गोमटू के समय में कौन सी प्रवृत्तियाँ थे, शिकार की। और जोमा के समय में क्या था, तो जोमा के समय में जो था वो कैसी प्रवृत्तियाँ थी बच्चों, तो खेती, पशुपालन इत्यादि वो लोग करते थे। और वर्तमान समय में देखा जाए तो व्यापार, धंधे, खेती इत्यादि आएगा। औजार में देखा जाए तो औजार गोमटू के समय में क्या करते थे, लकड़ी और कोई नोकीला पदार्थ होता था, दोनों को बांधकर स्वयं औजार बनाते थे। जोमा के समय में क्या हुआ, औजार तो बना लेकिन औजार बनने के बाद उसकी घिसाई भी होती थी। और वर्तमान समय में क्या होता था, तो वर्तमान समय में आप देखोगे तो उससे कहीं आगे आपको दिखाई देगा। पालतू प्राणी, तो गोमटू के समय में क्या था, कुत्ता था। और जोमा के समय में क्या आएगा बच्चों, तो जोमा के समय में बकरी,
गाय इत्यादि। वर्तमान समय में तो आप लिख सकते हो कितने सारे पालतू प्राणी है, गाय भैंस बकरी, जो लिखना हो सब आ जाएगा इसमें। उसके बाद है कि इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे कि गोमटू और जोमा के रहन सहन में कौन सी समानताएं हैं। तो बच्चों जैसा कि दोनों वो क्या रहते थे, समूह में रहते थे, और गोमटू का रहन सहन जोमा के रहन सहन से कैसे भिन्न है। तो बच्चों गोमटू का जो रहन सहन था वो शिकारी था, जबकि जोमा के समय में क्या करते थे, वो लोग पशुपालन और खेती में क्या करते थे, फसल उगाते थे। आप कल भी अपनी दिनचर्या का वर्णन कीजिए और आपका रहन सहन उन दोनों का मतलब गोमटू और जोमा के रहन सहन में कितना अलग पड़ता है वो आपको लिखना है। चर्चा द्वारा आपकी समझ में आ गया होगा कि गोमटू और जोमा के समय की जीवन शैली और आपकी आज की जीवन शैली में बहुत अंतर है। आपने देखा कि जोमा के कबीले के लोग खेती और पशुपालन करते थे, या कैसे पता चला होगा, तो खेती की शुरुआत कब हुई उसका पता कैसे चला होगा, आइए जानने की कोशिश करें। तो जो है आरंभिक किसानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पुरातत्वविदों को कई स्थानों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि शुरुआत के लोग किसान तथा पशुपालक थे। कहीं पर जले अनाज के दाने के अवशेष, पशुओं की अस्थियां, खेती के औजार, अनाज के दाने इत्यादि के नमूने एकत्र करके पुरातत्वविदों ने उसका अध्ययन करके यह जांच की है कि वहां किसान तथा पशुपालक रहते थे या नहीं रहते थे। वैज्ञानिक आज के दानों को पहचान सके तथा अलग अलग पशुओं की अस्थियां को भी पहचाना जा सकता है। आगे दिए जा रहे कोष्टक से आपको पता चलेगा कि कहां कहां से अनाज और पालतू प्राणियों के अवशेष मिले हैं। इन स्थलों को पुरातन स्थलों के नक्शे में आपको देखना है। तो जैसे है अवशेष, जो गेहूं, जौ, बकरी, भेड़, गाय कहाँ मिला है, तो मेहरगढ़ में, जो वर्तमान समय में कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। चावल और गाय महागढ़ जो है उत्तर प्रदेश में। गेहूं, कुत्ता, गाय, भैंस, भेड़, बकरी कहाँ मिली है, तो बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है। गेहूं, चना, जौ, भैंस, बैल ये कहाँ मिला है, चिराद यानी बिहार में। ज्वार, बाजरा, गाय, भेड़, बकरी हुल्लर यानी आंध्र प्रदेश में। अब एक पुरातन स्थल के विषय में जाने। अब कौन सा है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है बच्चों, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्तमान पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ संभवतः वह जगह है जहाँ गेहूं, जौ उगाने तथा भेड़ बकरी पालने का काम सर्वप्रथम आरंभ हुआ होगा। उत्खनन मतलब खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को यहाँ से प्राणियों की अस्थियां मिली हैं। भेड़ बकरियां तथा गाय की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वे लोग पशुओं को पालते रहे होंगे। इसके अलावा मेहरगढ़ में इमारतों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे, मतलब कि वहाँ पर कमरे भी मिले हुए हैं, घर मिले हैं। आपको ये बाजू में चित्र बनाना है। मेहरगढ़ में मिले घर के अवशेष। इसके अलावा मेहरगढ़ में मिली कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी मिले हैं। एक कब्र में तो मृतक के साथ बकरी भी दफनाई हुई थी। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, तो उस समय जो मृतक होता था उसे जो वस्तु अच्छी लगती थी उसे उसके साथ दफना दिया जाता था। ठीक है ना। उसके बाद खेती की शुरुआत। आपने निष्कर्ष निकाल लिया होगा कि टोलियों की खानाबदोशी का जीवन जीने वाला हमारा आदि मानव अपने अनुकूल आहार की खोज में ही भटकता रहता था। तब उसे पता चला होगा कि खाने लायक वनस्पतियाँ कौन कौन सी है, वह कैसी जगह पर अच्छी तरह विकसित होती हैं, पौधा कैसे उगाया जाता है, उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। सामान्य अंतर उन्होंने इसके निष्कर्ष निकाले होंगे और इस तरह वे किसान बने होंगे। अब जो है निवास की शुरुआत उन्होंने कैसे की होगी, तो खेती और पशुओं की देखभाल यानी कि स्थायी निवास की शुरुआत। खेती के लिए चुनी गई वनस्पतियों और पालने के लिए चुने गए प्राणी जंगली पौधों और जंगली प्राणियों से भिन्न थे। धीरे धीरे स्थायी निवास की प्रक्रिया दुनिया के अलग अलग भागों में चल रही थी। इसकी शुरुआत लगभग 12,000 वर्ष पहले हुई थी। वास्तव में हमारा वर्तमान आहार स्थायी निवास की इसी प्रक्रिया का आभारी है।
उसके द्वारा चुनी गई आरंभिक फसलें गेहूं और जौ थी। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया प्राणी कुत्ता था। बाद में लोग भेड़, बकरी और गाय भी पालने लगे। तो बच्चों, आपके मन में विचार आएगा कि लोग सर्वप्रथम कुत्ता क्यों पाले होंगे। तो कुत्ते को हम जैसे जानते हैं कि वो वफादार होते हैं, तो कुत्ता जो है वो लोगों ने क्यों पाला होगा, तो अपनी सुरक्षा के लिए और रखवाली के लिए। एक नई जीवन शैली, भटकता जीवन जीने वाला मानव ने खेती की शुरुआत की। आप कोई बीज बोइए, उसको पता चलेगा कि उसने उगने बड़े होने में लगने वाला समय 3 महीना या वर्ष हो सकता है। इस तरह फसल की देख रेख के लिए लंबे अरसे तक उन्हें एक स्थान पर ही रहना पड़ता था। साथ ही अपनी रक्षा के लिए घर भी बनाने की ज़रूरत महसूस हुई होगी, और फसल जब तैयार हो जाए तब उसे खूब संभाल कर उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए उसके संग्रह की आवश्यकता हुई। मिट्टी के बर्तनों, बुनी हुई टोकरियों और ज़मीन में गड्ढा करके उसमें अनाज सुरक्षित रखने की शुरुआत हुई, और सेक कर की आहार के लिए उपयोग में ली जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाई है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं सेक कर खाई जाती है, तो बच्चों गेहूँ की रोटी, आटा आप लिख सकते हो, बाजरा, उसके बाद मकई, उसके बाद और क्या आप सेक कर खाते हो बच्चों, पापड़ हुआ। तो इस तरह सारी वस्तुएं आपको इधर लिखनी है। स्थायी जीवन की शुरुआत, पुरातत्वविदों को कई जगहों से झोपड़ियों तथा घरों के अवशेष मिले हैं, जिनके अंदर तथा बाहर दोनों जगहों पर चूल्हे के चिन्ह मिले हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग मौसम या ऋतु के मुताबिक घर के भीतर या बाहर खाना पकाते होंगे। अनेक स्थल से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें ऐसे भी थे जिनका धार निकाल कर उन्हें तेज धारदार बनाया गया था। अनाज और वनस्पतियों को कूटने पीसने के लिए खरल जैसे साधन भी मिले हैं। इस तरह प्राचीन युग के औजारों का निर्माण और उपयोग निरंतर होता रहा होगा। कुछ हथियार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नूतन और या नव पाषाण युग के पुरातन स्थलों से मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। बर्तनों का उपयोग अनाज या वस्तुओं को रखने के लिए किया जाता था। बाद में बर्तनों में रसोई पकने लगी। इस समय गेहूं, चावल जैसे अनाज आहार के मुख्य अंग थे। क्या यह सब एक साथ हुआ होगा? तो नहीं। जहाँ एक तरफ लोग शिकार के द्वारा खुराक प्राप्त करते थे, तो दूसरी उसी समय हजारों वर्षों के बाद दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन मुख्य प्रवृत्ति की तरह शुरू हो गई थी। और इस तरह जो है धीमे धीमे जो मानव का जीवन है वो परिवर्तनशील हुआ और आगे आगे वो विकास की ओर बढ़ता गया। अब ये स्वाध्याय है बच्चों, तो स्वाध्याय जो है आप लोगों को घर से स्वयं ही करना है।